तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2 2024 जो लाल वाली बुक आती है उसके अंदर की। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए 70 सारे की बात करेंगे और सारे के सारे लगभग सारे ही मान के चलो जो प्रीवियस ईयर से। इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड पढ़िए क्योंकि पूछा जाएगा उसी के आसपास से। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो बाहर से रहते हैं, ठीक है, तो अब उसका तो बात की बात है। अब इतना टाइम नहीं है आप खासकर कि अब जाके आप पूरा सिलेबस पढ़ो, तो कम से कम प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे कर डालो 2009 से लेकर 2023 तक, ठीक है, नहीं मिनिमम तो कम से कम 2012 से लेकर 2023 तक के कर डालो, ठीक है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला जो लाल वाली किताब आती है उससे है, ओके, लाल वाली किताब 50 रुपये में जो आती है उससे है, ओके। और दूसरा चीज हिंदी मीडियम से सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम वालों में कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, ठीक है, तो किसी एक को ही फॉलो किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन तो शुरुआत के मिलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में जाके मिलना बंद हो जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले और कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत भी हैं आप में, तो सुधार लोगे। यदि आपको लगे कि वही सही है तो आप उसी के साथ जाओ, लेकिन जो भी याद करो परफेक्शन के साथ कि क्यों, किस लिए, किससे पूछ के हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा था इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। सबको पता है भैया कोई भी आवेश जो होता है वो हमेशा कहाँ लाई करता है, बाहर सरफेस पे, ठीक है। तो अंदर Q की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब Q जहां जीरो मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी पढ़े होंगे, याद होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। तो कह सकते हैं एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एज ऑल चार्ज कहां पे रिसाइड्स ऑन दी इट्स सरफेस, सारे के सारे चार्ज सरफेस पे लाई करते हैं। तो स्पीड आप में होनी चाहिए, ठीक है, हमको तो थोड़ा समझाना भी है, तो फटाफट आंसर भी देते जाइएगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सी। दूसरे की बात करें, 3 कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देन दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। इसका तो फटाक से आंसर देने वाला है। कह सकते हैं 3 संधारित्र जिन्हें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। चूंकि कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 1/C + 1/C + 1/C मतलब 3/C बराबर 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना, C/3। तो C/3 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट, 2 cells of EMF E1 E2 internal resistance R1 R2 connected in parallel the equivalent EMF of the combination is। 2017 में पूछा है विद्युत वाहक बल 2 सेलों को जिनको विद्युत वाहक, अच्छा 2 सेलों का जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। आपने पढ़ा होगा तो इसका जो इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन निकलता है वो कुछ ऐसा आता है, E = E1 R2 + E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 माइनस I R1 R2 बाई R1 + R2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट EMF के लिए हमारा क्या होता, ये इक्विवेलेंट EMF के लिए हो जाएगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करते तो ये अपना आ जाता, ठीक है। तो अपना जो पूछ रहा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, E1 R2, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला याद रखिए, मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है सिर्फ नेक्स्ट टाइम मान लो ये पूछ दे तो बन जाए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 4th परमेबिलिटी म्यू ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है। इसमें से किसके बराबर होगा, फेरोमैग्नेटिक किधर है, इधर है, ठीक है। इसमें नॉर्मली पूछा गया रिलेटिव परमेबिलिटी के टर्म में, तो ये हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में एज इट इज ऐसा ही लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखिए इसको। तो ये कब का हो गया, चौथा का ए। चलिए 5वां, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो फटाक से एम्पियर मीटर चिपका दीजिएगा, नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखिए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA, या कह सकते हैं M × 2A। तो सिंपल सा, नहीं याद है उनके लिए, ऐसे भी याद हमको तो रहता नहीं है, NIA, N मतलब नंबर, सिंपल सा। तो यहां से M बराबर क्या लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई 12। अब सबका यूनिट डालेंगे, I का एम्पियर, एरिया का मीटर² बाई मीटर। अब ये मत कहिएगा कि 2L है तो 2 मीटर लिख दे, ठीक है, या मीटर², ऐसा कुछ नहीं है। 2L हो 5L हो कुछ भी हो उसका मीटर ही होना है। चलिए M से M साफ, क्या बच गया, एम्पियर
मीटर, तो एम्पियर मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला उसकी भी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे हुए हैं कई बार, एम मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू, ठीक है, क्या अपना फॉर्मूला होता है, तो NIA हो या IA हो, सब एक ही बात है। चलिए, तो ये भी कब पूछा हुआ है, 10, 17, 21, 22। आपको हम बार बार कहते हैं मेलाल, क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं, हाँ क्वेश्चन बैंक को थोड़ा देखिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसको देखिए, समझिए, याद रखिए। एग्जाम 1 महीना भी नहीं बचा है, ठीक है। यदि मजा आ रहा है तो लाइक तो बनता है, देते जाइए। चलिए, विच एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, हीटिंग एलिमेंट, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या हीट प्रोड्यूस होता है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉपर, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम, तो किसकी जरूरत पड़ती है, नाइक्रोम। तो ये टेबल के अंदर याद होगा, हीटिंग एलिमेंट ऑलरेडी 2017 में पूछे हुए हैं, तो किसकी, नाइक्रोम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट मतलब क्या होता है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, ऑलरेडी 2017 में है। ठीक है, छठा का डी। सातवां, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपल सा कहते तो क्या होता है, I² RT, या इसी को लिख सकते हैं V² इंटू टी, जस्ट I² RT V² इंटू टी, पढ़े हैं। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से सोचते हैं किसके साथ है, कह रहा है प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन कैसा है, H जो है वो प्रोपोर्शनल है V² के, ना कि V के, पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं है, मतलब विभवांतर के डायरेक्ट समानुपाती नहीं है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है। दूसरा देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहानी खत्म। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है, दिख तो वही रहा है, तो होगा भी यही। चलिए, तो 7 का C 2017। चलिए, 8 कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज यूज्ड इन मेजरिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स हैं, मतलब कोई क्वेश्चन बैंक आपका लिखता है डायरेक्ट तो क्लियरली लिखता नहीं है कि क्या बोलते हैं, बोथ हाई एंड लो के लिए, नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक लिखता है ऐसा। तो हमने भी गूगल से पूछा, क्योंकि पिछले बार भी जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था भैया कि बोथ हाई एंड लो के लिए, तो आप यदि उसके साथ जाना चाहते हो चले जाओ। ठीक है, अभी हम चैट जीपीटी से भी पूछ रहे थे तो उन्होंने भी बोला कि भैया लो रेसिस्टेंस के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज वर्क करता है, तो अपन अभी भी जाएंगे किसके साथ, लो रेसिस्टेंस के साथ। यदि आपको जाना है किसके साथ, बोथ हाई एंड लो के साथ, तो आप उसके साथ जाओ। ठीक है, क्योंकि पिछले बार इसी क्वेश्चन का जवाब देते देते आपके ही यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब इतने लोग सवाल यही सवाल पूछ के, इसलिए इस बार ना पूछिएगा। आपको यदि सी के साथ जाना है आप सी के साथ जाओ, ठीक है, हम तो बी के साथ जा रहे हैं। ओके, ऐसे ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका क्वेश्चन बैंक लिख रहा है तो कहीं ना कहीं से तो लिख ही रहा होगा, लेकिन नॉर्मली गूगल या चैट जीपीटी के थ्रू यदि देखा जाए तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, लो रेसिस्टेंस के लिए, और पिछले बार भी इसका जवाब देते देते थक गए थे। ओके, तो 8वां का क्या हो जाएगा, बी। 9th, द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इक्वल्स टू इतना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। एसी के अंदर तो ये सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो अपने को देख के रखा है I बराबर कितना, 0.6 साइन 100 पाई टी। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू I0 साइन का साइन ओमेगा इंटू टी, ये वाला I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, तो आवृत्ति की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो ये टी का टी, ठीक है, साइन का साइन, I0 के जब इतना, तो I0 यदि पूछता तो I0 इक्वल्स टू कितना होता, 0.6, तो टी पूछ रहा मतलब ओमेगा निकाल लेते हैं 100, कहाँ चले गए भैया, हाँ 100 पाई, और जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा जो होता है ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एन, मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 का 2 पाई का पाई, अब फ्रीक्वेंसी को चलो हम एफ से लिखते हैं 100 पाई, अब 2 से काटेंगे तो ये 50, पाई से काटेंगे पाई, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। कोनो तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा 50 हर्ट्ज। तो ये भी कब पूछा है, 17 में और 15 में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, बी, 9 का बी। चलिए 10 की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज,
रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? सिंपल सा रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो इसको तो याद रखना। यदि सी के टर्म में होता है, कैपेसिटर के टर्म में होता है, तो एक्सी ये भी हमारा एक रेसिस्टेंस ही होता है, और ये भी हमारा क्या होता है? रेसिस्टेंस ही रहता है। तो दोनों का यूनिट की बात करें तो क्या होगा? ओम ही होने वाला है। तो किसी के टर्म में भी कहे, रिएक्टेंस हमारा जो भी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 10th का क्या हो जाएगा? ए। 11th, द रिलेशन बिटवीन पीक करंट आई नॉट एंड आरएमएस करंट IRMS, शीर्ष करंट I नॉट और वर्ग धारा IRMS, वर्गमूल धारा IRMS में संबंध बताइए। तो अपन लोग जानते हैं क्या होता है? IRMS इक्वल्स टू I नॉट बाई रूट का 2। तो पूछ क्या रहा? I नॉट पूछ रहा था। I नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 IRMS। ये तो याद रहना चाहिए, कई बार अब पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है। 2017 में पूछा, और न्यूमेरिकल में भी जरूरत कई बार पढ़ा है अपने को, 2017 में, और भी कई बार पूछा होगा। चलो, ऐसे नहीं पूछा है तो ऐसे तो जो पूछा है कि IRMS बराबर कितना, ओके, या इन दोनों का रेशियो कितना, इस टाइप से कई बार पूछा है। तो इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर को फॉलो कीजिए। तो I नॉट इक्वल्स टू रूट अंडर 2 IRMS। तो 11th का ए। चलिए आप बताइए, ठीक है, क्या पूछ रहा है? शॉर्ट साइटेड पर्सन यूज्ड फॉर क्लियर विजन। ठीक है, शॉर्ट साइटेड मतलब निकट दृष्टि दोष वाले रोगियों को स्पष्ट देखने के लिए क्या व्यवहार करेंगे? तो भैया अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का व्यवहार करेंगे, कॉनकेव लेंस। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। टाइप कीजिए फटाक फटाक कि सटाक सटाक हमको भी दिखे कि आप क्या जवाब दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप सोचोगे कि कुछ नहीं आता है तो कहानी शुरू किया जाए। अब आपको सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। और पर डे जो आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना, पर डे पहले तो आपका आएगा किस हिसाब से? चैप्टर वाइज आएगा, उसके बाद पूरे मॉडल पेपर का एक बार में आएगा, ठीक है, 5 मॉडल पेपर, 5 का आएगा आपको एज ए टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट है कि उसको अटेम्प्ट कीजिए जिस समय वो पहली बार आता है उस टाइम में, वरना तो कभी ना कभी अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए, तो 12 का हो जाएगा बी। 13, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास इन एयर इज मिनिमम फॉर। क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है, साइन सी याद होगा, साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/μ। ओके, तो याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वायलेट कलर के लिए ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में? रेड कलर के रिस्पेक्ट में। क्यों ज्यादा होता है भैया? इसलिए ज्यादा होता है कि जो हमारा रेड का वेवलेंथ होता है वो वायलेट कलर के वेवलेंथ से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, जिसके वजह से हम कह सकते हैं म्यू भी जो होगा वो आर से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल क्या पूछ रहा है? मिनिमम, सबसे कम। अच्छा, सबसे कम को कहते हैं मिनिमम। तो ये मिनिमम कब होगा? जब म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होती है? वायलेट के लिए होती है। तो स्वाभाविक है क्रिटिकल एंगल किसका कम होगा? स्वाभाविक है वायलेट कलर का होगा। तो वायलेट वाले भैया किधर है? इधर है। अब यहां पे ये मत सोच लीजिएगा, देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण है। विचलन कोण सबसे ज्यादा किसका होता है? वायलेट का होता है, ठीक है, रेड का कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है, उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो क्रिटिकल एंगल सबसे किसका कम होता है? वो वायलेट का होता है, क्योंकि वायलेट के म्यू की वैल्यू, ठीक है, क्या होती है? ज्यादा होती है। किसके रिस्पेक्ट में? रेड वाले के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे कम। तो हो जाएगा 13 का डी। चलिए 14, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, ऑलरेडी जानते हैं, ए म्यू -1, ठीक है, कभी डाउट मत जाइएगा म्यू -1 और 1 म्यू में। यहां भी है कितना? 1 म्यू, म्यू -1, ठीक है। तो क्यों नहीं? क्योंकि भाई म्यू की वैल्यू, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यू -1। तो सिंपल सा म्यू -1 इंटू ए। ए क्या होता है? ए होता है प्रिज्म एंगल, मतलब प्रिज्म कोण, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म कह सकते हैं। तो 14 का आंसर क्या हो गया? बी। 15, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव इज सपोर्ट। ट्रांसवर्स नेचर किसको सपोर्ट करता है? सिंपल सा पोलराइजेशन के कारण ट्रांसवर्स नेचर पता चलता है। पोलराइजेशन थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया 15 का सी। 16, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज इतना इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, इज फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होता है अपने पास?
1 बाई एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहाँ क्या कह रहा है कि लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक भी 1.5 दिया है, और जो अपना मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है। मतलब μ1 की भी वैल्यू 1.5 है और μ2 की वैल्यू भी क्या है, 1.5 है। ये अकेला इसी साल नहीं पूछा, और भी कई साल पूछा गया है, ठीक। तो इसका मतलब दिस बाई दिस 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1, और ये एज इट इज जैसा है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू जो भी अपना है, और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R का 2। तो 1 माइनस 1 मतलब 0, तो कह सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई 0, मतलब इनफिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी होगा ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो 16 का आंसर डी। चलिए 17, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए ये अपना जो वेव दौड़ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका ट्रांसमिशन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और ये प्रोडक्ट होता है किसका, ई क्रॉस बी का। तो कह सकते हैं पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, 17 का डी। बहुत बार पूछा है। चलिए 18 की बात करें, यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। तो याद तो होता नहीं है, ओके। चलिए समझ के ही रखते हैं। तो अपने को पता है, क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, क्यू वी साइन थीटा, पढ़ चुके हैं। तो इसी को जस्ट, चूंकि दोनों फोर्स है तो हम लिख सकते हैं ना, Q इंटू ई इज इक्वल्स टू क्यू भी बी। अपने को किसका पूछा जा रहा है, बी बाई ई का, तो इसको इधर लेके जाते हैं, क्यू बाई क्यू भी इज इक्वल्स टू बी बाई ई लिख सकते हैं। अब दोनों फोर्स को हम बराबर इसलिए किया क्योंकि हमको यूनिट निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो Q से Q साफ, मतलब 1 बाई वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाई ई। 1 बाई वी का मतलब मीटर पर सेकेंड, बी बाई ई। तो मीटर क्या हो जाएगा, सेकेंड पर मीटर, बी बाई ई। तो इसको और लिखना चाहते हैं तो बी बाई ई का क्या हो जाएगा अपना, सेकेंड पर मीटर। तो सेकेंड पर मीटर। तो फॉर्मूला तो याद रखना कंपलसरी है, इसका कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ यूज करने आना चाहिए, कैसे कहाँ चिपकाना है, ओके। तो सेकेंड पर मीटर, तो सेकेंड पर मीटर 18 का हो जाएगा बी। चलिए 19 का, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, देखिए किसी के पास भी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है वो होती है H इंटू न्यू, और इसी को हम लिख सकते हैं Hc बाई लेमडा। यही एनर्जी होती है किसी भी फोटोन के पास जब टकराती है। अब टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो उसका जो एनर्जी, जैसे ये हमारा है, ठीक है, आएगा, तो एक इसको वर्क फंक्शन की जरूरत पड़ती है, दूसरा इस ज्यादा रहेगा वर्क फंक्शन से एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ वो उस सरफेस को छोड़ेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, लो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन तो मिनिमम हर एक मटेरियल का क्या होता है कि वर्क फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू होती है, उससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात है। तो वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये किसके इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसके पास जो एनर्जी होगा यही ना जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो वर्क फंक्शन के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दूसरा चीज वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा, और दूसरा तीसरे की बात करें तो ये वर्क फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यदि किसी के पास वर्क फंक्शन कम है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फोटोन तो आया अपने पास, तो वर्क फंक्शन कम है तो ज्यादा एनर्जी लेकर निकलेगा इलेक्ट्रॉन सरफेस से। तो कह सकते हैं ये किसके फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, तीनों पे डिपेंड करता है।
लेकिन यहाँ तो क्या क्या है भैया, वेवलेंथ भी है, वर्क फंक्शन भी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, नन ऑफ दीज है। तो किसके साथ जाएं? तो अपन तो जाते, इससे पहले जब अपन बात किए थे तो उस समय हम लोग वेवलेंथ के साथ गए थे। तो यहाँ पे आपका जो लिखता है वो लिखता है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, वर्क फंक्शन कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके चलेगा, ठीक। तो वेवलेंथ भी सही है, वर्क फंक्शन भी सही है। तो यहाँ हम क्लियरली लिखे हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन किसके, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। जबकि इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं। तो इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलहाल इसके आंसर के लिए वर्क फंक्शन ले लेते हैं। वेवलेंथ भी सही है, वेवलेंथ गलत नहीं है, ठीक है। तो ये 2017 में यदि सिंगल ऑप्शन को लगा रहे हैं तो किसको लगाएंगे, सी को, अदरवाइज बी और सी दोनों अपना सही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखा गया, पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद है कि समझ में आओ कैसे ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कैसे वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और कैसे वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपन दोनों के साथ ही इसके साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 का, चलिए 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस। चार्जलेस सबसे पहले अपना अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के पास अपने पास क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। बीटा के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है। फोटोन पार्टिकल, फोटोन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। और प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो चार्ज लेस है, आवेश रहित है, वो हमारा क्या होता है, फोटोन पार्टिकल, ठीक है, एकदम इजी सा था। तो फोटोन के पास, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, फोटोन के पास कुछ नहीं होता है, बेचारा गरीब आदमी है। चलिए कह रहा है विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग में पड़ती कौन कौन है, ये सारी की सारी अवरक्त भाग में पड़ती है, ठीक है। बाल्मर और लेमन सीरीज अपना अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। तो बाल्मर और लेमन है किधर भैया, बाल्मर और बाल्मर तो नहीं है, ये है अपने पास लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी है, बाल्मर इसमें है नहीं। तो बाकी तीनों किस में पढ़ते हैं, अवरक्त श्रेणी में पढ़ते हैं। यहाँ अपना ब्रैकेट भी है, फंड भी किधर है, यहाँ फंड है अपना, और ये भी अपना किसमें पड़ता है, इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 21 का डी। और ये भी हमारे हिसाब से आपके क्वेश्चन बैंक में कुछ और लगा के दिया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। 21 के बाद आ जाएगा 22 का। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर्स ऑर्बिट। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहने पर परमाणु की ऊर्जा -13.6, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट छूट गया है, ओके दिल से छूट गया। उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहने पर उसकी ऊर्जा क्या होगी। पहली कक्षा के लिए सिंपल सा अपने को पता है एनर्जी का क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। चूंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z की वैल्यू 1 होगी। तो पहली कक्षा की बात यदि करते, चलो पहली कक्षा की बात करते, तो ये क्या हो जाता, -13.6 इंटू 1/1² मतलब जो दिया है 13.6। यदि दूसरी कक्षा की पूछी जा रही है बहादुर से, तो कह सकते हैं 1²/2² मतलब -13.6 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 या 12, 3 पॉइंट समथिंग, चूंकि माइनस में 3.4, अब भगा दीजिएगा तो कितना जाएगा, -3.4। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा ए। चलिए 23, द टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड। मतलब जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि उसके प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। इसमें क्या सोचना, देखिए पहला था इतना, आधा लाइफ में यहाँ पहुंचा, उसके आधा लाइफ में यहाँ पहुंचा, उसके आधा लाइफ में और नीचे पहुंच जाएगा, तो अर्ध आयु कहते हैं। चलिए तो 2023 हो गया, 23 का भी। 24, बीटा रेज आज डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रे कहाँ डिफ्लेक्ट होता है, अभी जस्ट बात है, बीटा इलेक्ट्रॉन, बीटा के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव चार्ज होता है, तो डिफ्लेक्टेड होगा, स्वाभाविक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। तो किधर है भैया, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्यों होगा,
नहीं होगा। ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात। तो 24 का हो गया डी अपना। चलिए नेक्स्ट 25, एन टाइप जर्मेनियम इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम इज एन टाइप। एन टाइप का मतलब होता है पेंटावैलेंट और पी टाइप का होता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावैलेंट ये किसके लिए ट्राइवैलेंट हो जाता है हमारा पी टाइप के लिए, चल भाई, और पेंटावैलेंट किसके लिए हो जाएगा एन टाइप के लिए। तो अपने से पूछ रहा है एन टाइप के लिए, तो 25 का क्या हो जाएगा सी। ओके तो इसके बाद थोड़ी सी और कहानी याद रखिएगा, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, दोनों में से किसी पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं। ओके तो कह सकते हैं नेट चार्ज जीरो। पेंटावैलेंट को डोनर कहा जाता है, इसमें क्या कह सकते हैं मेजर चार्ज कैरियर जो अपना होता है, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पेंटावैलेंट एन टाइप होता है और पी टाइप हमारे ट्राइवैलेंट होते हैं, याद रखना है। कह रहे डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफाई, तो इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ तो 2 ही बार दिख रहा है, इतनी बार आ चुका है कि याद ही हो गया। याद होगा फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, याद है थोड़ा थोड़ा सा, तो रेक्टिफायर याद रखिए इसे। तो 26 का डी। चलिए 27 बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, इसके बारे में तो पूरा का पूरा एक 2 मार्क्स वाले में एक ही जगह बताए हैं, तो जाके देखिएगा। तो अपना क्या है नैंड गेट के लिए क्या होता है ए डॉट बी, ए इंटू बी बाई स्लैश द ए हमारा हो जाएगा 27 का ए। कब का 15, 16, 17, 19 2 मार्क्स में भी पूछ चुका है। चलिए तो 27 का ए। 29 हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, ये भी 17 में 19 में पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना, हाइट ऑफ पूछ रहा है टीवी ट्रांसमिशन टावर एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 245, मतलब एच की वैल्यू दे दिया है 245 मीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विच द ट्रांसमिशन ऑफ टावर विल रीच्ड, ठीक है, एच दे दिया है ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं जो आर होता है 6400 किलोमीटर, और अपने का रेंज के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किए हैं चैप्टर नंबर कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, उसके 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में ऑलरेडी इसका डेरिवेशन है, ठीक है, तो जाके देखिएगा। हम बार बार कहते हैं भैया थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, 2RH, तो 2 का 2, और इसको अभी फिलहाल हम मीटर में रखेंगे तो क्या लिखेंगे 6400, और किलो का मतलब 10 पे पावर 3 कितना मीटर, तो 2 इंटू लिख सकते हैं 6400 इंटू 10 पे पावर 3, और h की वैल्यू कितनी 245। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाता है, लगभग सॉल्व करके देखिएगा 5623 मीटर, ठीक है, 5600 मीटर आ जाता है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 56 किलोमीटर। कीजिएगा सॉल्व तो आएगा, ओके, और लगभग ये इतना बार रिपीट टेलीकास्ट में है कि याद भी हो जाना चाहिए। तो 56 किलोमीटर इसका आंसर होगा 28 का सी। नेक्स्ट क्या रहा फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, देखिए प्रीवियस ईयर वाले में कुछ लोग का इस पे डाउट था कि ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें ये पूछा गया था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कैसा इमेज बनाता है, और यहां हमने जो लिख दिया था भैया क्या चीज आभासी या वर्चुअल, तो उन्होंने ये कहा कि सर आपने लिखा है आभासी वर्चुअल और आप बोल रहे हो कि ये रियल बना रहा है, ठीक है, वास्तविक बना रहा है। तो मेलाल उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, वो कैसा इमेज बनाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तो वो कैसे, तो वो तो रियल बनाता है, क्योंकि रियल में जाके लाइट रे क्या हो रही है एक दूसरे को कट कर रही है, तो देख रहे हो यहाँ पे जो कट कर रही है इसके वजह से यहाँ पे रियल बनता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो अपना फाइनल इमेज है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वो कैसा होता है, तो वो अपना क्या होता है काल्पनिक होता है, या कह सकते हैं सिंपल सा आभासी या वर्चुअल होता है, और उल्टा होता है इन्वर्टेड होता है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, नहीं चलिए जो भी है। तो ये क्या है एक्चुअल तो लाइट एमिट नहीं कर रही है ना, इसलिए ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा, लेकिन इस लेंस के कारण जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से कहाँ जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल, और उल्टा ही बनेगा वो भी। तो यहाँ पे देखोगे हो सकता है साफ साफ नहीं आ रहा,
तो भी यहाँ पे रियल कब बनता है और वर्चुअल कब बनता है ये क्लियर है। ऑब्जेक्टिव के कारण जब बनेगा वो रियल बनेगा, जबकि कंप्लीट आईपीस के कारण जो फाइनल बनेगा वो अपना क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा फाइनल इमेज जो अपना होगा वो तो होगा पहली बात काल्पनिक और उल्टा। ठीक है, तो इस पे डाउट फिर अगली बार न ले आइएगा कि इस क्वेश्चन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था उस पर समझाना पड़ता है कमेंट करके तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा चीज इसमें और याद रखना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, उसका फोकस जो या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाए वो बड़ा होता है किसके रिस्पेक्ट में, आंख की तरफ जो होता है उससे। ये भी याद रखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका हो गया 29 का सी। इसका भी आंसर आपके साथ उसमें गलती दिया हुआ है। चलिए 30, when two converging lengths of same focus length f are placed in contact, then the focal length of combination. तो focal length of combination सिंपल सा फॉर्मूला पता है, 1/f equals to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। तो दो ही है ना अपने पास समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f प्लस 1/f मतलब 2/f। तो कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा, f/2। तो f/2। तो ये सब फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सा लवा याद ही होगा, हमको इतना उम्मीद जरूर है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं यहां से शायद हिंदी मीडियम वाले का इससे कुछ 2-4-10 क्वेश्चन पहले से ही उनके मॉडल नंबर 2 के अंदर शायद क्वेश्चन मिलना बंद हो जाए। ओके, तो बोलना भूल गए थे। तो जितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो जो क्वेश्चन यहाँ पे है इंग्लिश मीडियम वालों के मॉडल पेपर के हिसाब से, जो अपना लाल किताब है उसके हिसाब से, तो उसको भी तैयार कीजिए, सब तो क्वेश्चन ही है ना। चलिए, तो 30 का हो गया सी। क्या ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, ऑलरेडी ये क्वेश्चन इससे पहले भी था, रिपीट टेलीकास्ट में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, तो हमारा क्या होगा, पोलराइजेशन याद रखेंगे। 31 का सी। चलिए, द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, ये 17 और 15 में पूछा है, पतले फिल्म झिल्ली के रंग का कारण क्या होता है। इंटरफ्रेंस के कारण सोप बबल जो रंगीन है वो भी दिखाई देता है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो होती है, लाल पीला कोटिंग। चलो, ऑयल ऑन सरफेस, देखते होगे सरफेस के ऊपर यदि ऑयल डाल दो वो भी रंगीन हो जाता है। हॉलोग्राम भी अपना कलरफुल रहता है, थिन फिल्म भी है। ये सारे के सारे किसके कारण कलरफुल दिखते हैं, दिखते इंटरफ्रेंस है, व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण इंटरफ्रेंस किधर है भैया, इधर है। तो आप लोग भी जवाब दीजिए, आई एम देखिंग। ठीक है, हम भी देख रहे हैं कि आप कितने लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो खासकर आपको दोबारा याद दिलवा दे रहे हैं, अभी कंटिन्यूअसली हम कोशिश करेंगे कि पर डे एक आपका टेस्ट टाइप का वीडियो आए जो ऑलरेडी जिसमें लाइव आ रहा होगा। ठीक है, मतलब उस टाइम में आप कोशिश कीजिए देने का, अच्छा लगता है ज्यादा लोग जवाब देते हैं तो आई एम फीलिंग गुड। ओके, 32 का क्या हो जाएगा बी। 33, इफ phi phase difference between AC current and EMF then the value of power factor, यही धारा और विभवांतर के बीच का कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक cos फाई होता है, और ये किसका होता है r/z, या इसी को z बराबर क्या होता है √r² प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। तो cos फाई 96 में, अच्छा पता नहीं लिखा हुआ था बुक में 96। चलिए 33 का डी। 34, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का हेनरी होता है, याद रखना है। किधर है, इधर है। और भी याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं 1 हेनरी जो होता है इन सब चीजों के बराबर तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। तो ध्यान में रखिए, आपके लिए ही है। अभी तक फिलहाल पूछ रहा है तो डायरेक्ट हेनरी हो सकता है, नेक्स्ट टाइम अगर पूछ दे न्यूटन मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर के टर्म में, तो ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, द वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, इंडक्शन पे। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा ही होता है ना, डायनमो की कहानी गोल गोल घूम रहा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके 35 का बी। 36, द इक्वेशन ऑफ एन एसी इज ऑलरेडी ये पहले भी था। 36 का भी। 37, निकल इज निकल,
आयरन और निकल बार बार पूछा जाता है, तो निकल हमारा क्या होता है, लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक 37 का सी। बाकी जो भी है उसके भी कुछ एग्जांपल्स याद रखिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया तो भला, नहीं पूछा तो और भला क्या। तो 37 का सी। 38 ब्रूस्टर का नियम, ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ इज म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, यही होता है ना, किधर है भैया, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ आईपी के टर्म में लिखा होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, तो आईपी, तो यहाँ थीटा पी के टर्म में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 38 का सी याद रखेंगे, ये भी आपको 2 नंबर में शायद पूछे हुए हैं कभी न कभी, तो याद रखिए 38 का सी। 39 विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इसको तो पक्का वाला याद रखना है, ठीक है। देखिए रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी यहां प्रतिरोध लिख दिया हिंदी में, चलो जो भी है, रेसिस्टिविटी हो या रेसिस्टेंस हो, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी कंडक्टर के लिए बढ़ता है जबकि किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए घटता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू इसके लिए, किसके लिए, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है जबकि सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है। जैसे यहां लिखे ना, मेटल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, जबकि इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, निगेटिव। इसके वजह से कह सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, किसकी, मेटल की, जबकि सेमीकंडक्टर की घटती है। तो ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पूछा जा रहा है अर्धचालक के लिए तो डिक्रीज करेगा, तो 39 का बी। चलिए 40 द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, याद होगा इससे पहले ही बोले थे, ये क्वेश्चन बार बार आने वाला चीज है। तो 15, 16, 19 में पूछे हुए हैं, तो कितना होता है, किसका पूछ रहा है, पिक वैल्यू मतलब आई नॉट और आई आर एम एस, आई आर एम एस, तो कितना होगा, आई नॉट बाई आर एम एस इक्वल्स टू √2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 का बी। याद रखिए छोटी छोटी चीजें हैं, तो 40 का बी। चलिए 41 विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग मेगाहर्ट्ज का यूज करते हैं, तो सिंपल सा मेगाहर्ट्ज में यही है अपना, तो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी एनसीईआरटी में एक टेबल पूरा दिए हुए है, ओके, तो ध्यान में रखना है। 41 का सी। चलिए 42 हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड बाय द लेंस of 4 material as shown if the object is kept on in axis, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाता है। देखिए ये अपना इमेज दिए हुए है, ठीक है, इसमें अलग अलग 4 मटेरियल दिया गया है, तो देखो याद रखोगे यदि इस तरीके से मटेरियल अलग अलग होगा तो उसके कारण अपने इमेज जितने ही मटेरियल होंगे वर्टिकली इस टाइप से, मतलब एक, ये दूसरा है, ये तीसरा है भैया, ये चौथा है हरा वाला, और ये पांचवा, तो इस केस में 5 इमेज बनेंगे, ठीक है। लेकिन यदि इसको 1, 2 दाया करके लिखेगा तो इसमें वो नहीं होने वाला है कि 4 मटेरियल, तो 4 इमेज बनेंगे, इसमें भी कितने बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे, बहादुर आएगा थोड़ा सा कुछ करके एक इमेज इधर से बना देगा, एक इन दोनों कारण बन जाएगा, तो इस केस में कितने 2 बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ रहता, इसी को 4 इस तरीके से बिठा के रखता, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे भी 4 बन जाते, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, दाया बाएं करके रखा है, तो यहां फिलहाल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, तो 42 का बी। चलिए द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये अपना तो याद ही होगा, एम क्रॉस बी अपना होता है फॉर्मूला, डेरिवेशन भी आपको ऑलरेडी पूछे हुए हैं 2 नंबरिया में, शायद कुछ में तो पूछा है। तो 43 का ए। चलिए 44 द अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति या सब्सिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, ये अपना है ठीक है। तो किसके लिए पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए कितना, एप्सिलॉन से जीरो के बीच में वैरी करता है, ठीक है, तो मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू तो होती है, इसको हम कह सकते हैं सिंपल सा कांस्टेंट, जीरो तो है नहीं, इन्फिनिटी है नहीं, डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा, तो ये सिंपल सा क्या होगा, कांस्टेंट। 44 का ए। 45 यूनिट ऑफ सरफेस
चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक, ठीक है। तो अपन तीनों का देख लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय और आयतन आवेश घनत्व का, ठीक। तो फॉर्मूला याद ही होगा इसका, यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कूलम्ब पर मीटर, सबका ध्यान रखिए, इसका हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसका बात करें तो कूलम्ब पर मीटर वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो आपको सरफेस का पूछ रहा है, मतलब चार्ज अपॉन एरिया का पूछ रहा है, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, 45 का ए। चलिए 46, डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। इससे पहले भी सेम सिर्फ एन के जगह पे वहां म्यू था, वैसा यूज किया था। तो अपना सिंपल सा क्या होता है, ए म्यू माइनस वन, तो ए म्यू माइनस वन, ठीक, एकदम आसान सा है, सिर्फ एन के टर्म में लिखा है, 2019 में ये पूछा गया था। तो 46 का बी। चलिए 47, ये भी ऑलरेडी पहले था, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट टेलीकास्ट में, हाफ लाइफ। 47 का बी। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निम्नलिखित से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, किसका है अपवर्तनांक सबसे अधिक। देखो ये बहादुर सबसे अधिक है, वो अपना डायमंड है, डायमंड। चलिए डायमंड की बात करते हैं, ठीक है। तो 48 हो गया अपना। अब आते हैं 49 पे, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन एयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। 2019 में ये भी पूछा गया है। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, इतना इतना चार्ज दिया गया, मतलब Q1 दे दिया गया है प्लस 10 माइक्रोकूलम, और Q2 इज इक्वल टू दे दिया है माइनस 10 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है R बराबर 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। बहुत सुंदर। तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए, फॉर्मूला पता ही है, स्थितिज ऊर्जा का U इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा, K तो K है अपना, Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 पे पावर कितना, -6, ये हो जाएगा -10 इंटू 10 पे पावर -6। अब सवाल ये तो बिल्कुल नहीं पूछना कि -6 क्यों, क्योंकि भैया माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6 होता है, याद रखिए। और R की वैल्यू कितनी है, 0.4, ठीक है। अब इन सब भाई बंधुओं को एक साथ गुना भाग करेंगे तो कुछ तो आएगा, तो मेरे हिसाब से आता है 2.25, और निगेटिव साइन है ही तो पॉजिटिव बात, ऐसे ही कहानी खत्म। तो ये आता है -2.25 जूल। तो आंसर क्या होगा इसका, 49 का सी। फिफ्टी, सोलर स्पेक्ट्रम, ऑलरेडी इससे पहले ही बात कर चुके हैं, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉडुलस इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, ये स्मॉलर देन 1 होता है, ऐसे कह सकते हैं, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ओके। तो 51 का बी। 52, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर पता है क्या होता है पावर का, I² R, और इसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं V/R, सॉरी V²/R। तो 15, 16, 19, 21 समय पूछा है तो याद रखिए, नहीं याद रख सकते हो तो ये भी याद रख सकते हैं। एनर्जी का होता है कितना, I² R इंटू टी, और टी से डिवाइड करेंगे तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, अपना पावर होता है। तो शक्ति के लिए क्या हो जाएगा, V²/R। 52 का सी। चलिए 53, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इन कांटेक्ट हैविंग पावर इतना इतना, ठीक है, विल विथ, 2 लेंस जिनकी क्षमता है इतना इतना, तो संयुक्त करने पर संयोजक, तो यदि पावर है तो दोनों का पावर ही जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, फोकस में बाद में निकालेंगे। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ओके। तो P1 की वैल्यू -15 डायोप्टर, अब प्लस 5 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा -10 डायोप्टर, ठीक है। P इक्वल्स टू, तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा, 1/P, तो 1/-10, मतलब ये हो जाएगा अपना चलो ये अपना आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए अपन क्या कहेंगे,
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बाई -10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर फॉर्मूला अपने को पता है, P1 + P2 पावर का होता है, जोड़ दिए। अब फोकस पता है, पावर का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो कर दिए। तो तुल्य जो हमारा फोकस दूरी होगा वो कितना होगा, -10 सेंटीमीटर के। ऑलरेडी 2019 से पूछे हुए हैं। 53 का बी। चलिए 54, सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज्ड। ठीक है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है कौन से दोष में, कौन से दोष में, कितने है भैया बेलनाकार लेंस, ये है बेलनाकार सिलेंड्रिकल, और बिंदुकता या एस्टिमेटिज्म के अंदर। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखिए, ऑप्शन में नहीं दिए हुए है अबिंदुकता। तो 54 का सी। 55, if plus q charge placed inside an spherical surface then total flux coming out from the whole surface। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, कुछ तो होगा। फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट क्यू है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर ये भी पूछा है। चलिए, इस टाइप का 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, प्लस क्यू कूलम चार्ज को यदि रखते हैं तो क्या होगा, तो 1/ε0 याद होगा 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में भी। तो 2023 का भी ऑब्जेक्टिव अपलोडेड है, तो जाकर देखिएगा उसमें भी। 55 का बी। चलिए 56, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज n। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो आप लोग जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√अंडर I/mBh। तो सीधा सीधी बोला जाए तो T जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए किसका, BH के √अंडर का। ठीक है, तो इधर लेके आएंगे तो कह सकते हैं T² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, BH के। ओके, तो तो यहां से अपने को पता है टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/BH। तो यहां से सीधा सीधा लिख सकते हैं n² इज प्रोपोर्शनल BH। तो n² प्रोपोर्शनल BH। ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी होती है, पता ही अपने को। तो अपना हो जाएगा 56 का बी। चलिए 57 की बात करते हैं, लाइट ऑन इट्स कलर ड्यू टू। देखिए फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है सो कलर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी एनर्जी को भी डिसाइड करता है, कह सकते हैं एनर्जी एज वेल एज कलर को भी डिसाइड करता है। तो अपना क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 57 का ए, ऑलरेडी पूछे हुए है। इसमें भी हमको लगता है कि आपको जो क्वेश्चन बैंक में दिया है इसका आंसर कुछ और दिया है, तो आपकी भावनाएं हैं कि आप किसके साथ जुड़ना चाहेंगे, वो लाल बुक के साथ। ठीक है, चलिए तो 57 का ए। 58, द वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस पे यदि कोई पॉइंट सोर्स होता है तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। ठीक है, वही इनफाइनाइट लिखा होता तो वो प्लेन बनता। ठीक, तो समतल कब बनता है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। ओके, फाइनाइट पे यदि बात करें तो यदि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल बनेगा, और यदि हमारा रेखीय स्रोत होता, ठीक है, लीनियर लाइट सोर्स होता तो हमारा कैसा बनता, सिलेंड्रिकल बनता, बेलनाकार। जैसे यहाँ देखिए पॉइंट सोर्स के कारण इनफाइनाइट डिस्टेंस की यदि हम बात करते तो अपना क्या बनता, प्लेन बनता। सिलेंड्रिकल के लिए सिलेंडर जैसा बन रहा है, तो अपना स्फेरिकल कब बनता है, जब वो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लीनियर सोर्स हो, दोनों केस में कैसा बनेगा, एक प्लेन ही बनने वाला है, लेकिन इनफाइनाइट होना चाहिए। अब फाइनाइट के लिए, पॉइंट के लिए सिंपल सा स्फेरिकल, और सिलेंड्रिकल कब बनेगा, जब लीनियर सोर्स होगा। तो 58 का ए। चलिए 59, when two bulbs of power 60 watt and 40 watt are connected in series then the power of their combination will be, combination दोनों का,
तो हम लोग जानते हैं पावर, अभी जस्ट एक फॉर्मूला भी देखे थे, पावर इक्वल्स टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई पी। तो यदि हम R1 की बात करते तो लिखते वी स्क्वायर बाई पी वन, और R2 की बात करते तो लिखते वी स्क्वायर बाई पी टू। और चूंकि ये कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ओके, तो सीरीज में जब जुड़ेगा तो कैसा होगा, सीरीज का यदि पता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट यदि पावर के टर्म में लिखते तो क्या लिखते वी स्क्वायर बाई क्या चीज पी और इसको लिखते वी स्क्वायर बाई पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 का क्या लिखते हैं वी स्क्वायर बाई पी वन प्लस वी स्क्वायर बाई पी टू। तो यहाँ से सिंपल सा 1 बाई पी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1 बाई पी वन प्लस 1 बाई पी का 2। ठीक है, P1 P2 पता है 60 और 40 है, तो 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 40, और आगे चलते हैं तो 240, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 बाई 240, ये से ये साफ। तो 1 बाई पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना 1 बाई 24, तो P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना 24, और वाट का वाट लगा दिए। अच्छा यूनिट है नहीं, वाट लगा दिए, चलिए वाट लगा दिए फिलहाल इसका, तो 24 ये भी पूछे हुए 2019 में, ठीक है। तो 59 का डी। चलिए, इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 N2 देन, किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 N2 तार लपेटे हैं तब। स्टेप अप का मतलब होता है कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देना, स्टेप डाउन का मतलब होता है सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देना। तो यहाँ स्टेप अप है तो सेकेंडरी मतलब N2 की वैल्यू ग्रेटर होगी N1 से, यहाँ ऑलरेडी लिखे भी हैं। यहाँ चलो स्टेप अप के लिए बात करें तो हमारा N2 मतलब सेकेंडरी बाई N1 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे बात करें N2 बाई N1 की वैल्यू जो होगी लेस देन 1, मतलब सेकेंडरी में क्या होगी ज्यादा होगी। किस केस में स्टेप अप में, और स्टेप डाउन में किस में ज्यादा होगी, स्टेप डाउन में अपना प्राइमरी में ज्यादा होगी। ठीक है, या कह सकते हैं सेकेंडरी में कम होगी प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, ऐसा। तो स्टेप अप है तो N2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो 60 का बी। चलिए 61 विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता हिंदी में लिखना चाहिए था, तो कोई बात नहीं है। ओके, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया, क्या करेगा डिक्रीज करता है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर ताप बढ़ने से डिक्रीज करता है, तो 61 का बी। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद होगा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो जीरो। ये तो पूरा डेरिवेशन ही पूछ चुका है, तो 62 का क्या हो जाएगा डी। 63 द पावर फैक्टर एल आर सीरीज सर्किट के लिए पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। चूंकि आर और एल ही है हमारे पास, तो एक्सी की कहानी खत्म, मतलब इसकी कहानी खत्म, तो इसको सीधा सीधी लिखते तो क्या लिखते आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है, का रूट अंडर। तो यहां से और लिखते आर बाई एक प्लस एक्सएल मतलब ओमेगा एल का स्क्वायर। तो ये बेसिक फंडा है अपना पावर फैक्टर का, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यदि एक्स आर एल यहाँ पे दिया, आर सी देता तो वहां पे एल वाली की कहानी खत्म करके क्या लिखते 1 बाई ओमेगा सी लिखते। तो इसका क्या हो जाएगा भैया आर बाई रूट अंडर ये, तो 63 का बी। चलिए 64 ये कॉन्वेक्स लेंस n equals to 1.5 is immersed in water 1.33 then it will be behaves as, देखो ये बिहेव तो करेगा कॉन्केव लेंस की तरह ही, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही, क्योंकि कॉन्वेक्स
चलो क्या करें, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एनिग्रा, तो ये बिहेव आपको करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही, ठीक है। अब क्यों करेगा ये तो आप जैसे ही याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद करते हो तो समझ लेते हो तो और अच्छी बात है। तो इसका आंसर तो पहली बात होगा कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि होता क्या, ये वाला फॉर्मूला याद होगा फोकस वाली, यदि फोकस की बात करें तो म्यू -1, ठीक है, इसके ऊपर से फोकस करते हैं, इस वाले टर्म के ऊपर, ठीक है। तो म्यू इसको लिख सकते हैं μ2/μ1 -1 लिख सकते हैं। μ2 की वैल्यू कितनी है 1.5 और μ1 की वैल्यू कितनी है 1.3, तो मतलब μ2/μ1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1.33, यही है ना 33 -1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, R1 R2 को जब सॉल्व करो कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू देगा अपना फाइनल वाला अपना, तो यहां से कह सकते हैं 1/f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब f जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फोकस किसका पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है, तो अपने को पता है, तो कन्वर्जिंग लेंस। उम्मीद करते हैं समझोगे, अदरवाइज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है भावनाओं को समझ के 64 का ए। चलिए 65, ये तो ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, 65 का डी। चलिए 66, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। देखो आइडियल की बात करता है तो याद रखेंगे, बार बार बताएं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, एमीटर के लिए 0 और वोल्ट मीटर के लिए इनफाइनाइट, ठीक है। ए अल्फाबेट में ए पहले आता है इसलिए 0 और भी बाद में आता है इसलिए इन्फिनिटी, हमारा तो ऐसा ही याद है। चलिए तो 0 लिख लेते हैं 66 का ए। 67, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमारा होता है f0/f ही, याद रखेंगे, ठीक है। A 68, ऑलरेडी ये पहले भी आ चुका है। 69, in AC circuit the phase difference between current I and voltage is 5, then the wattless current of component of current will be। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। वाटहीन का मतलब वाट किस चीज का यूनिट होता है, वर्कनेजियन पावर का होता है, ठीक है। तो जिसका पावर 0 होगा वही तो वाटहीन धारा कहलाएगी। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का होता है E I cos फाई, मतलब E और I के बीच का एंगल, जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। यहां यदि बोला जाए E और I के बीच में कितना एंगल है, देखो यदि हम बात करें ये IRMS है, ठीक है, तो cos फाई के केस के IRMS cos फाई की बात करें तो इसके बीच और इसके बीच एंगल 0 है, तो मतलब यहाँ पर पावर 0 नहीं होगा। लेकिन यदि हम बात करें IRMS sin फाई और ERMS की, तो यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में कितना है 90 है, मतलब cos 90 0, तो मतलब IRMS sin फाई का जो कंपोनेंट है वो हमको क्या देगा, 0 वैल्यू पावर, इसलिए कहेंगे I sin फाई। क्योंकि पावर को हमको क्या चाहिए, वाटलेस का मतलब क्या, पावर 0 चाहिए। तो कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, तो cos 90 0 पता है ना। हाँ, तो 69 का सी। चलिए 70, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दी, मतलब V इक्वल्स टू क्या बोल दिया भैया, कांस्टेंट है, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, रेसिस्टेंस को जो हमारा है R2 उसको कर दिया गया है कितना R/2, ठीक। द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी, हीट क्या होता है H इक्वल्स टू I² RT, इसको तो लगाएंगे नहीं क्योंकि पोटेंशियल के टर्म में दिया है, तो इसको लिख सकते हैं V²/R × T। ये अपना नॉर्मल हीट की कहानी, ठीक है। अब यदि हम H2 की बात करें, सेकंड पोर्शन, 1 तो आता नहीं अपनी कहानी में, ठीक है, चलो जिसमें नहीं लिखे वो 1 है अपना। तो H2 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, V तो V है, कोई दिक्कत नहीं है। R को क्या किया गया है, R/2 किया गया है, मतलब R/2 × T, इसको लिखते तो क्या लिखते 2V² R × T, 2V² R × T, जस्ट V² R × T बराबर इनिशियल जो H था अपना। तो यहां से यदि हम सेकंड की बात करते हैं, H2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2 × H, मतलब 2 गुना हो जाएगा अपना, तो डबल हो जाएगा, ठीक है। 2019 में ये भी पूछा गया था,
तो एक्सपेक्ट करते इसमें सारे क्वेश्चन अपने क्या थे 2000 मतलब क्वेश्चन बैंक से ही थे। तो 70 के बाद अपना आता है थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मजा आया, उम्मीद करते हैं ज़्यादा समय नहीं लिए होंगे आपका। तो मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ओके, और अपने क्वेश्चन बैंक को फोकस कीजिए। अब 1 महीना भी नहीं बचा है, हम अपने साइड से पूरी कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आपको वीडियो दे सके। ठीक है, तो लगे रहिए अच्छे से तैयारी में। और क्वेश्चन बैंक अभी कुछ देर के बाद आएगा अपना क्वेश्चन बैंक का टेस्ट वाला, ठीक है, पूरा 1 चैप्टर का। तो उसको अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कैसा लगा और कितने मार्क्स बने आपके। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी ही।